वो था एल्कीन में जल के योग की बात हुई, जिसका मतलब है इंग्लिश में हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, और हाइड्रेशन का मतलब होता है जल का जुड़ना, एडिशन ऑफ H2O। अब जल का जो जुड़ना देखा गया वो एल्कीन में आपने देखा कि एल्कीन दो टाइप की पढ़ाई गई या बताई गई, एक आपकी सिमेट्रिकल यानी कि सम्मित एल्कीन, और एक आपकी थी अनसिमेट्रिकल एल्कीन यानी कि असम्मित एल्कीन। तो सिमेट्रिकल में तो कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन अगर आपकी एल्कीन असम्मित है, अनसिमेट्रिकल है, तो उसमें आपको जो भी एडिशन करना होगा वो इस तरीके से करना है कि आपका जो एल्कीन है वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है। तो उसमें प्लस आई इफेक्ट का एक फैक्टर आपको बताया गया कि प्लस आई इफेक्ट यानी प्लस आई प्रभाव जहां पर लग रहा होगा उसके आधार पर सारी बातें होंगी। अब उसी रिएक्शन को लेकर एक दो क्वेश्चन यहां पर हम देख रहे हैं, उसको यहां पे समझना है। क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि किस एल्कीन का हाइड्रेशन का मतलब हमने बता दिया। देखिए दो ही बातें आपको लिखी मिलेंगी, कहीं पर किसी रिएक्शन में आप ऐसा देख पाएंगे जिसको बोल देंगे आप डिहाइड्रेशन, और कहीं पर बेटा आपको देखने को मिलेगा हाइड्रेशन केवल। तो पहली बात, किसी भी नाम के पहले अगर डी लगा हुआ है तो डी का मतलब ध्यान रखिएगा, डी का मीनिंग होता है रिमूव करना, बाहर करना, और अगर केवल डी हट गया तो आपको उसी कंपोनेंट को, उसी अवयव को ऐड करना होता है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है निर्जलीकरण, मतलब जल का निकलना, और अगर हम बात करें केवल हाइड्रेशन की तो इसका मतलब होता है जल का जुड़ना। अब यहां पर एक क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है जिसमें आपको कुछ एल्कीन दी जाएंगी और आपको ये बताना होगा कि किस एल्कीन में जल का जुड़ना सबसे तेजी से आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, उसके बाद उसके आंसर को देखेंगे। क्वेश्चन लिखिएगा, निम्न एल्कीनों को अरेंज द फॉलोइंग एल्कीन in decreasing order of rate of hydration। निम्न एल्कीनों को जल योजन की दर के, निम्न एल्कीनों को जल योजन की दर के घटते हुए क्रम में लिखें। निम्न एल्कीनों को जल योजन की दर के घटते हुए क्रम में लिखें। बाकी इंग्लिश में ऊपर नोट कर लीजिएगा जिसको इंग्लिश में लिखना हो। अरेंज द फॉलोइंग एल्कीन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन। और इसमें अब कौन कौन सी एल्कीन दी जा रही है वो नोट करते हैं भाई। सबसे पहले है CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर है CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH2, फिर है इस तरीके से रिंग और ऊपर है CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये आंसर आपको पहले अपने आप देना है भाई। ये हमने A ले लिया, ये B ले लिया, ये C ले लिया और ये D ले लिया। ये चार एल्कीन आपके सामने आ रही हैं और आपको बताना है कि इन चारों में सबसे तेजी से जल का योग किसमें होगा, सबसे जल्दी हाइड्रेशन किस एल्कीन का होगा, ये बताना है। जल्दी से नोट कर लीजिए और जल्दी से अपने अपने आंसर स्टार्ट करिए देना। और ये ध्यान रखिएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे जल्दी रिएक्शन कौन करेगा, फिर वो पहले वो आना चाहिए, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम, यानी ज्यादा से कम की तरफ जाना है आपको। तो जल्दी से सब बच्चे इसको नोट करके जल्दी से अपने आंसर को चैट ऑप्शन में सेंड करने की कोशिश करिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। ABCD में ही आंसर आपको देना है, कौन सबसे जल्दी करेगा और कौन लेट। तुक्का मारने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता हो तो ही
अपना आंसर देना है। आंसर में पहला आंसर बताया गया है सी बी डी ए का, दूसरा आंसर दे रहे हैं बी डी ए सी का। और कोई जिसको आंसर देना हो या देना चाहता हो अपना आंसर? अब देखिए बेटा यहां पर कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, ठीक है, तो जरा देखिएगा, समझिएगा। यहां पर किसी भी एल्कीन को लेकर उसके जल योजन की जो दर होगी, जल योजन मतलब जल के जुड़ने की जो दर है, या इंग्लिश में बोल सकते हो हाइड्रेशन या रेट ऑफ हाइड्रेशन जो है, ये ध्यान रखिएगा, ये अनुक्रमानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल टू होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन के स्थायित्व के। यानी जो भी कार्बोकैटायन, जो भी कार्बोनियम आयन जितना ज्यादा स्थायी होगा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा, वो एल्कीन उतनी जल्दी आपको जल योजन की अभिक्रिया देगी, हाइड्रेशन की रिएक्शन देगी। अब सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सा कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल है कि कम स्टेबल है। तो बेटा इसके लिए दो तरीके हैं, इसीलिए हमने कहा था कि 11th की जो भी पढ़ाई है उसको सीरियसली नहीं लिया जाता है, ठीक है, बस हम मस्ती में मौज में सब निपटा दिया, सब खत्म हो गया। पर कभी आए, कभी पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, कभी टेस्ट दिया, कभी नहीं दिया, उस तरीके से सब चलता रहा। लेकिन अगर वो पढ़ाई अगर आपने सीरियसली की होती तो वो ये जितने भी चीजें सामने आने वाली हैं या अभी और भी जो चीजें आने वाली हैं वो आपके लिए काफी सिंपल हो जाती। और हमने बताया भी था आपको, खासकर ऑर्गेनिक को लेकर हमने आपको ये बात पहले से बता रखी है। 11th में जब हम लोग ये ऑर्गेनिक पढ़ भी रहे थे, ध्यानों का चैप्टर था, अभिक्रियाओं की क्रिया विधि का, रिएक्शन मैकेनिज्म का, तो हमने कहा भी था कि दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आगे काफी ज्यादा यूज होने वाली हैं। एक अनुनाद रेजोनेंस और दूसरा था आपका आई इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव यानी इंडक्टिव इफेक्ट। फिलहाल चलिए, अब नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है फिर से आगे की बातों को हम रिपीट कर लेंगे। देखिए क्या है बेटा, सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो रेजोनेंस का होता है, वो अनुनाद का होता है, और दूसरा जो फैक्टर होता है वो प्लस आई इफेक्ट का होता है, प्लस आई प्रभाव का होता है, ठीक है। तो ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। अब अगर कार्बोनियम आयन भी आपको नहीं मालूम तो उसके बारे में भी सुन लीजिए। एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनियम आयन। अनुनाद के बारे में नहीं मालूम है तो अनुनाद की डेफिनेशन क्या, उसको छोड़िए। अनुनाद यानी रेजोनेंस जो होता है उसकी 3 कंडीशंस होती हैं, उनको ध्यान रखिए। पहली कंडीशन होती है सिंपल सी, प्लस सिंगल डबल। कहीं पर भी ऐसा मिले प्लस फिर सिंगल फिर डबल, समझो वो वहां पर रेजोनेंस लग रहा है। या आपको मिल सकता है माइनस सिंगल डबल, सब कुछ सेम है, केवल साइन चेंज होता जा रहा है। पहले वाले में प्लस सिंगल डबल, दूसरे वाले में माइनस सिंगल डबल, और थर्ड वाले में होता है लोन पेयर सिंगल डबल। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म, उसके बाद सिंगल आना चाहिए और फिर डबल आना चाहिए। अगर ऐसा कहीं पर दिखता है तो समझ लीजिए वहां पर रेजोनेंस है। चलो अब देखते हैं क्या है भाई। यहां पर अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ना चाहें तो बॉन्ड को तोड़ने पर आपको एक कार्बन के ऊपर इस तरीके से प्लस चार्ज मिलेगा। हमको ध्यान रखिए केवल प्लस दिखाना है क्योंकि हम यहाँ पे कार्बोनियम आयन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही जब हम लोग यहाँ पर एक बॉन्ड को तोड़ेंगे और ये बॉन्ड कहाँ टूटेगा, आपको सबको ध्यान होगा कि ये बॉन्ड CH2 की तरह टूटेगा। ये कल आपने किया भी है। तो यहाँ पर बेटा आपको क्या लगा देना होगा, प्लस, ठीक है। यहां पर जब आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो बेटा यहां पर आपको क्या लगा देना होगा, प्लस। जब आप इस वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहां पर आपको क्या लगा देना होगा, प्लस, ठीक। चलिए अब ध्यान से समझिएगा। बोला गया है कि कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा आपको मिलेगी उतना ज्यादा आपको उस एल्कीन का रेट ऑफ हाइड्रेशन मिलेगा, यानी उतनी ज्यादा उसके जल योजन की दर होगी, यानी उतनी जल्दी उसमें क्रिया होगी। तो अब अगर आप देखिए तो सी वाला जो हमारे पास आ रहा है कंपाउंड, उसमें लग रहा है रेजोनेंस। कैसे, प्लस सिंगल डबल। तो बेटा सबसे पहले आपके पास आंसर में सी आएगा।
सी से कम की अगर बात की जाए तो सी से कम जो आपके पास रहेगा वो बी वाला होगा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि इस प्लस वाले कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। 2 कार्बन तो यहां पर हैं और 1 कार्बन यहां, और 3 कार्बन जोड़ने का मतलब ये बन गया 3 डिग्री, और 3 डिग्री सबसे स्टेबल कार्बोनियम आयन होता है, यानी सी से कम बेटा बी का होगा। बी के बाद जब आप इसमें आओगे तो इसमें 2 कार्बन जुड़े हैं तो ये 2 डिग्री का बन गया, तो बी से कम डी का होगा। इससे जुड़ा हुआ केवल 1 कार्बन है तो ये आपका ए होगा। यानी जो पहला आंसर जिन्होंने दिया था, ठीक है, वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पर सी बी डी ए इट इज अ राइट आंसर। तो ये पूरा नोट कर लीजिएगा, ये फैक्टर रहेगा जिसके अनुसार आप इस क्वेश्चन को सोच पाएंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए। सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भाई? जो बातें बताई गई सबको समझ में आ गई हैं? तो यहां पर स्टेबिलिटी जो होगी कार्बोनियम आयन की, वो आपको बता पाएगी कैसे आपका कार्बोनियम आयन स्टेबल होगा और कैसे रिएक्शन आपको मिल पाएगी। सबने नोट कर लिया? ठीक है, तो क्वेश्चन जो ऊपर लिखा हुआ है वो वही चलता रहेगा। अब सेकंड पॉइंट इसमें हम एक आपको और दे रहे हैं, फिर से आपकी एक प्रैक्टिस और हो जाए ताकि, और इसका जल्दी से आंसर आपको देना है। तो ये हमारा ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो जल्दी से सोच समझ के अपना आंसर आपको देना है, किस तरीके से क्या होना चाहिए। तो एक आंसर आ रहा है DACB, यानी डी सबसे ज्यादा होगा, ए उससे कम, सी उससे कम और सबसे लास्ट में बी। और कोई? यही आंसर है DACB। ठीक है, तो लगभग सभी का आंसर यही आ रहा है DACB। तो जरा चेक कर लेते हैं। देखिए जरा, देखिए ए और बी अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों की दोनों सिमेट्रिकल एल्कीन्स हैं, सममित एल्कीन है, यानी इसमें हम बॉन्ड को उधर करके इधर करके कहीं भी सभी कर ले कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए उस पे जब बॉन्ड को हटाएंगे, चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं प्लस आगे, उधर भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें
भी कहीं पे मान लीजिए, चाहे यहाँ मान लीजिए चाहे वहां पे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो कंफर्म है क्योंकि यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ये लगातार इलेक्ट्रॉन वहीं देगा, तो यहाँ पर तो निगेटिव आएगा, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, और इसमें भी कंफर्म है, आपने कल पढ़ाई है, 2 CH3 लगातार जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ निगेटिव आएगा और अब की बार यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो हमारा पहला जो कंपाउंड बना सही आंसर को लेकर वो डी ही बना, क्योंकि डी आपको सबसे स्टेबल कार्बोनियम आयन दे रहा है, क्योंकि ये बन रहा है जुड़ा हुआ 3 कार्बन से, यानी ये बन गया 3 डिग्री का, क्योंकि रेजोनेंस तो यहाँ कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, चलो तो डी आ गया पहले। उसके बाद जो लास्ट में आने वाला है बेटा वो बी होगा, क्योंकि प्लस वाले कार्बन में एक ही कार्बन, तो ये हमारा 1 डिग्री का हो गया। अब हम लोग फंस गए यहाँ पर कि ए को पहले लिखा जाए कि सी को पहले लिखा जाए, क्योंकि ए भी आपके पास दे रहा है 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, क्योंकि इसके साथ अगल बगल में 2 कार्बन है और इसके साथ भी अगल बगल में 2 कार्बन। ठीक है, तो अब बहुत ध्यान सुनेगा क्या पॉइंट है यहाँ पर। रेट ऑफ हाइड्रेशन यानी जल योजन की दर अनुक्रमानुपाती होगी। एक तरीका तो देख ही लिया था, लेकिन उससे हमारा आंसर यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, तो एक और पॉइंट है और वो होगी रिएक्टिविटी, मतलब क्रियाशीलता ऑफ एल्कीन। एल्कीन की क्रियाशीलता जितनी ज्यादा होगी वो एल्कीन उतना ज्यादा आपको जल योजन की दर देगी। एल्कीन की रिएक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उसके हाइड्रेशन का जो रेट है वो उतना ज्यादा ही आपको मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे पहचान पाए ए में और सी में कि किस एल्कीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो थोड़ा पीछे चलते हैं, 11th में जरा आते हैं। 11th की क्लास में आपको ध्यान होगा एक हेडिंग आई थी, इसका नाम था हाइपर कॉन्जुगेशन, हिंदी में जिसको बोलते थे अति संयुग्मन। और फिर से अगर वो बात आपको नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिए उस बात को, आप यहाँ पे सिंपल समझिए अल्फा एच से, मतलब जिस एल्कीन में जितने ज्यादा अल्फा एच होते हैं वो एल्कीन उतनी ज्यादा स्टेबल होती है, और जो एल्कीन जितनी ज्यादा स्टेबल होगी वो एल्कीन उतनी कम रिएक्टिव होगी, उतनी कम क्रियाशील होगी। इसका मतलब रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन का सिंपल सा मतलब हो गया, सिंपल सा मीनिंग हो गया, लेस नंबर ऑफ अल्फा एच एटम्स, यानी अल्फा एच एटम जितने कम होंगे उतनी एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगी, ज्यादा क्रियाशील होगी। अब इसका तरीका क्या है देखने का, थोड़ी देर के लिए इस प्लस को हटा देते हैं और यहां पर जो बॉन्ड लगा था वही बॉन्ड यहां पे लगा देते हैं। ठीक, अब आप सबको मालूम होना चाहिए एल्कीन का जो मेन ग्रुप होता है बच्चों वो सी डबल बॉन्ड सी होता है, और वो हमारा यहां पर आ रहा है, यानी सी डबल बॉन्ड सी हमको यहां पर दिख रहा है। अगर ये हमारा मेन ग्रुप हो गया तो ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन जो होगा वो अल्फा होगा, और इसी मेन ग्रुप के बगल में ये भी कार्बन है तो दिस इज आल्सो अल्फा कार्बन, और इससे जुड़ा हुआ बेटा जो एच होगा वो अल्फा एच होगा। तो 3 अल्फा एच यहां पर है, 3 अल्फा एच यहां पर है, यानी टोटल बेटा आपको मिलेंगे यहां पर 6 अल्फा एच। क्लियर है? इस वाले में जरा जाते हैं। अब की बार सी डबल बॉन्ड सी का जो ग्रुप बन रहा है वो यहां पे बन रहा है, और इस ग्रुप के बगल में ये वाला जो कार्बन बेटा आपको दिखेगा ये अल्फा कार्बन होगा, और इससे जुड़ा हुआ एच जो सामने आ रहा है वो अल्फा एच होगा, यानी देयर इज टोटल 2 अल्फा एच एटम। और हमारा पॉइंट क्या है कि वही एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगी जिसमें एच या अल्फा एच एटम की संख्या कम होगी। इसका मतलब ए और सी में ज्यादा रिएक्टिव ज्यादा क्रियाशील कौन हुआ? सी हुआ। अगर सी हुआ तो डी से डी के पहले आपको सी मिलेगा, और सी के पहले आपका कौन आएगा? ए, और सबसे आखिरी में मतलब सी के बाद आपका ए आएगा और सबसे आखिरी में बेटा बी आएगा। तो ये थोड़ा आंसर आपका करेक्ट नहीं है, इसमें आंसर आएगा डी सी ए बी। सब बच्चों को क्लियर हुई बात ये वाली? ठीक है, पहला तरीका तो वही है कि अनुनाद और प्लस आई से आप ये चेक कर लो कि आपको कौन सी एल्कीन कौन सा कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल मिल रहा है। अगर आपको एक जैसे क्या मिले कार्बोनियम आयन तो आप ये देखिए कि कौन सी एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा क्रियाशील है, और उसका तरीका होगा अल्फा एच एटम को देखकर। सब बच्चों को क्लियर हो गई है बात? जल्दी से नोट कर लीजिए।
ठीक है, तो ये जो अभी आपके सामने क्वेश्चन स्टेप्स जो बताए गए हैं ये ज्यादातर जेई मेंस में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कभी कभार बोर्ड एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन आपको इस तरीके अगर मिल जाता है तो आप उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आप इस समय ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक में खासकर जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो तो रहेंगे, प्लस जेई एग्जाम को लेकर भी जो क्वेश्चन आएंगे या हो सकते हैं उनकी प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहेंगे। जल्दी से नोट कर लो। चलो, नोट करने में थोड़ा जल्दी किया करिए क्योंकि डेटा भी यूज हो रहा है और टाइम भी यूज हो रहा है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी किया करिए। बाकी कुछ भी अगर छूट जाता है तो रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास अवेलेबल ही हो जाएगा 2 घंटे के बाद, उसमें अपना चेक कर लेना। ठीक है, अल्फा एच इक्वल होने का कोई मतलब बनता ही नहीं बेटा। अल्फा एच अगर इक्वल होंगे भी तो भी आपको वहां पर कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी से मालूम पड़ जाएगा आंसर। ठीक है, अल्फा एच इक्वल कभी नहीं आएंगे, हमेशा अल्फा एच या तो ज्यादा होंगे या तो कम होंगे। ठीक है, अगर अल्फा एच अगर इक्वल आते हैं तो आप कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी देखिए, कोई भी एग्जांपल होगा आपको देखने से क्लियर हो जाए कि हाँ किस पॉइंट को, किस फैक्टर को वहां पे लगाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टडी में नोट करिएगा आगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण। ठीक है, हिंदी में ऐसा बोल सकते हो आप। हाइड्रोबोरेशन तो हिंदी में वही बोला जाएगा और ऑक्सीडेशन को आप हिंदी में सकते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, अब जैसा कि समझ में आ रहा होगा कि ये एक रिएक्शन ऐसी है जो 2 पार्ट में समझ में आ रही है, एक हाइड्रोबोरेशन है और एक ऑक्सीडेशन है। ठीक, क्या है इसमें? सबसे पहला काम तो बेटा ये होगा कि कोई भी आप एल्कीन ले लो, ठीक है, और उस एल्कीन में अगर आप BH3 जिसको हम लोग बोलते हैं बोरेन, इसको ऐड कर दो तो ये आपको एक कंपाउंड बना के देगा और वो होगा Br3 का। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा? अभी हमने बोला कि BH3 का नाम क्या है? BH3 का नाम बेटा है बोरीन। ठीक है, और इस बोरेन में जहां जहां पर H है वहां वहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? R, और R क्या है आपका? एल्किल, और कितनी बार आ रहा है? 3 बार, तो इसको बोलोगे आप ट्राई एल्किल बोरेन। ठीक है, तो एल्कीन में जब बोरेन का एडिशन होता है, बोरेन का योग होता है, तो ट्राई एल्किल बोरेन का निर्माण होता है। इस पूरे प्रोसेस का नाम है केवल हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, इसके बाद जो ट्राई एल्किल बोरेन जो सामने बनता हुआ दिख रहा है आपको, इसका फिर हम लोग H2O2 के साथ करेंगे ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण इन बेसिक मीडियम, इन अल्कलाइन मीडियम, क्षारीय माध्यम में इसका ऑक्सीकरण होगा और तब आपको वहां पर प्राइमरी अल्कोहल बनते हुए मिलेगा। ठीक है, इसकी जो लैंग्वेज है पहले नोट कर लेते हैं, लिखिएगा। और पहले हम इंग्लिश हिंदी में बोल रहे हैं, उसके साथ इंग्लिश भी बोलते हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले अपना इंग्लिश में नोट करते जाएगा। देखिएगा, एल्कीन में बोरेन का योग कराने पर, एल्कीन में बोरेन का योग कराने पर बोरेन इज एडेड टू एल्कीन। एल्कीन में बोरेन का योग कराने पर ट्राई एल्किल बोरेन का निर्माण होता है। एल्कीन इज एडेड टू बोरेन टू फॉर्म ट्राई एल्किल बोरेन। ट्राई एल्किल बोरेन का निर्माण होता है, इसे हाइड्रोबोरेशन कहते हैं। इट इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन। इसे हाइड्रोबोरेशन कहते हैं। इट इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन। अगले पर लिखेंगे, ट्राई एल्किल बोरेन का ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राई एल्किल बोरेन, ट्राई एल्किल बोरेन का H2O2 के साथ
H2O2 के साथ क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकरण करने पर, ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राई एल्किल बोरेन विद H2O2 इन अल्कलाइन मीडियम, ट्राई एल्किल बोरेन का H2O2 के साथ क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकरण करने पर प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राई एल्किल बोरेन विद H2O2 इन अल्कलाइन मीडियम गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण होता है। देखिए भाई, क्या लेना है बेटा? एल्कीन आपको लेना है। तो एल्कीन में एक सिंपल सी एल्कीन हमने ली हुई है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और बोरेन का फॉर्मूला जो सामने लिखा हुआ है उस फॉर्मूले को हमने ऐसे कर लिया। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बेटा, ये इस बोरेन में H कितने आ रहे हैं? 3। इसका मतलब ये रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होगी। कैसे? सबसे पहले इस वाले H को उठाइए और इन दोनों में से किसी भी CH2 में ऐड कर दीजिए। तो जब H को CH2 में जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा? CH3। ये CH3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड आगे बचेगा आपके पास क्या? CH2 यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये पूरा उठाइए, H के ले आइए, यहाँ पर क्या रखा हुआ है? B, ऊपर ये हो गया बेटा H, नीचे हो जाएगा H। फिर अगले स्टेप में बढ़ते हैं, अगले स्टेप में आगे आते हैं और यहाँ पर फिर से उसी एल्कीन को ले लेंगे जो एल्कीन हम लोगों ने स्टार्टिंग में ली है, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर वही काम करेंगे, एक H उठाएंगे, CH2 में लगा देंगे, CH3 हो जाएगा, आगे अपने आप सिंगल बॉन्ड हो जाएगा बैलेंस करने के लिए, और आगे CH2 बना रहेगा। ये पूरा उठाइए, फिर से यहाँ ले आइए, तो अब बेटा आपके पास आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 का क्या हो जाएगा? होल ट्वाइस अब देखने को मिलेगा, और आगे बेटा केवल क्या रह जाएगा? BH। ठीक है, फिर आगे आइए, फिर अगले स्टेप में आपको लेना होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और फिर इस वाले H को इस वाले CH2 में आप जोड़ेंगे, यहाँ पर CH3 लेके आएंगे, ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ लगा देंगे, आपके पास आ जाएगा CH3 CH2 का क्या हो जाएगा बेटा? होल थ्राइस हो जाएगा, और यहाँ पर केवल क्या रहेगा? B। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ये जो Br3 जैसा कंपाउंड सामने बना हुआ दिख रहा था नॉर्मल वे में, वो अब यहाँ पे बन चुका है। इसमें हमारा R एल्किल था, इसमें अगर आप ब्रैकेट वाले को जोड़ें तो ये जोड़ने पर C2H5 बना रहा है और उसका होल थ्राइस है। तो C2H5 सबको मालूम है ट्राई मतलब एथिल ग्रुप होता है, तो इस कंपाउंड का नाम बेटा क्या हो जाएगा? ट्राई एथिल। और आपने स्टार्टिंग में जो कंपाउंड लिया था उसका नाम क्या था? बोरेन। तो इसका नाम हो गया ट्राई एथिल बोरेन। ये हमारी रिएक्शन का हाफ पार्ट, आधा भाग कंप्लीट हो गया है हाइड्रोबोरेशन को लेकर। अब आगे देखो जरा, अगले स्टेप के लिए क्या करना है? अगले स्टेप के लिए ये जो आपके सामने ट्राई एथिल बोरेन है, इसको दोबारा ले लिया हमने, और जैसा कि अब आपके पास लिखा हुआ है पहले से कि इसको क्या करना है? ऑक्सीडेशन करना है, H2O2 के साथ करना है। किसके माध्यम में करना है? कौन से माध्यम में करना है? क्षारीय माध्यम में, बेसिक मीडियम में या अल्कलाइन मीडियम में। तो जैसे आपने पढ़ा है कि अम्लीय माध्यम में हम लोग क्या लेते थे? H+, वैसे क्षारीय माध्यम में क्या ले लिया जाएगा? OH-। ठीक है, क्या तरीका है वो देखिए। सबसे पहले इस वाले बोरॉन को लेकर बेटा बोरिक एसिड को आप बाहर करोगे, और बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3। क्या बाहर कर दिया हमने? H3BO3 को हमने अलग कर लिया। अब यहां पर आप क्या करेंगे? ये जो आपके सामने ग्रुप बन रहा है एथिल ग्रुप, कितने मॉलिक्यूल इसके सामने आ रहे? कितने आ रहे मॉलिक्यूल? 3। तो आप H2O2 के भी 3 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए। अब अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है, कैसे होगा वो देखो। यहां से स्टार्ट करते हैं, ये हमारे पास बेटा CH3 है, और फिर आगे आप देखिए तो आपको CH2 मिलेगा। ठीक है, और यहां पर इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स। तो यहां पर 3 ले लिया। यहां पर चेक करिए O कितने आ रहे हैं सामने? 6, जिसमें से चले कितने गए? 3 O ही बचे हैं, और ये 3 लिखा हुआ है, तो यहां पर केवल O लगा दिया जाएगा। H कितने आ रहे हैं? यहाँ पर 6 H आ रहे हैं, जिसमें से 3 निकल गए, 3 ही बचे हुए हैं, तो ये 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर OH आएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसके लास्ट में कौन सा ग्रुप आ गया है? CH2OH, और CH2OH आने का मतलब दिस इज अ प्राइमरी और 1 डिग्री एल्कोहल, और इसको अगर आप कंबाइन करें तो ये आपको देगा एथिल एल्कोहल। नोट करें जल्दी से।
ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, इसको हटा दीजिएगा। टाइट रिएक्शन नोट करिए। जल्दी से नोट करिए। ये जो H3BO3 है, इसकी नेमिंग नोट कर लेंगे, इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। H3BO3 का नाम होगा बोरिक एसिड। चलिए, अब अच्छा इसमें ये बताना है आपको कि अगर मान लीजिए, ये तो हमने एक सिंपल सी एल्कीन ली हुई थी, अगर मान लो हम ऐसी कोई एल्कीन ले लें, यानी कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और इसमें अगर हम इस तरीके से बोरेन यानी BH3 को लेकर रिएक्शन करें, तो बताइए ये वाला H कहाँ जाके जुड़ेगा? CH2 में जुड़ेगा कि CH में जुड़ेगा, और क्यों जुड़ेगा? सिमेट्रिकल वाले में यानी इससे पहले वाले में तो CH2 दोनों साइड में, कहीं पर भी आप जोड़िए एक जगह CH3 तो आना ही है, लेकिन यहां पे अगर हम H को जोड़ें तो कहां पर जोड़ें? डबल बॉन्ड के एक तरफ CH2 है और एक तरफ CH है, तो किस में ये जुड़ेगा? CH2 में जुड़ेगा कि CH में जुड़ेगा, और क्यों जुड़ेगा? CH2 में जुड़ेगा तो क्यों, और CH में जुड़ेगा तो क्यों? आंसर जो भी देना है वो रीजन के साथ दीजिए, कोई तुक्का मारने वाला पॉइंट नहीं है। तो जरा इस बात को समझ लेते हैं कि कैसे क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए बॉन्ड को कहाँ ब्रेक करना होगा, कहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, CH2 की तरफ। फिर से जिनको नहीं मालूम बात बता देते हैं। हमने कहा था कि जो जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं सब में ध्यान रखिएगा, सब में प्लस आई इफेक्ट होता है, और प्लस आई जिसको नहीं मालूम है तो वो भी सुन ले। प्लस आई या प्लस का चार्ज किसी के ऊपर कब आएगा? प्लस चार्ज तभी आएगा बेटा जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इसका मतलब प्लस आई जहां पर भी मिलेगा वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को देने वाला समूह होगा। तो ये क्या करेगा? ये लगातार इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा? CH को। CH किसको डोनेट करेगा? CH2 को। तो यहां पे बोलो क्या आएगा? निगेटिव चार्ज, और यहां पर बेटा आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो क्या होगा? ऐसा करने पर क्या होगा? अब बोरेन जो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, इस बोरेन की अगर बात कहानी सुने आप ध्यान से, तो बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 5 होता है, तो 2,3, तो 3 इलेक्ट्रॉन सामने दिख रहे होंगे आपको। बाकी के इलेक्ट्रॉन बेटा किसके होंगे? ये H के होंगे।
ठीक है। तो इस तरीके से सारा काम चलेगा, यानी इसका अष्टक, इसका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये चाहेगा कि वहीं पर अटैक करे जहां पर इसको ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व मिल सके, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व वही दे पाएगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। यानी ये पूरा पार्ट, ये एक तरीके की क्रिया विधि है, इसकी एक मैकेनिज्म है, और एक ही स्टेप से क्लियर हो जाएगा कि हमको कहां पर किसको जोड़ना है। तो बेटा ये सिंगल बॉन्ड बदल जाएगा और ये आपका पॉजिटिव रहेगा, और ये हमारे पास हो जाएगा क्या, CH2, और ये हो जाएगा B, उसके बाद H, ये H और ये H। ठीक है। अब क्या होगा, किस तरीके का काम होगा यहाँ पर, ये जो आपके सामने बोरॉन है, जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो इसके ऊपर चार्ज बेटा कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन अपने इसको दे रहा है ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब इस के नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये जो H आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा और तुरंत ये वाला H जाके इस वाले CH में कंबाइन हो जाएगा। यानी जो H जुड़ेगा जाकर बेटा वो कहां जुड़ने जा रहा है, CH2 में जुड़ने जा रहा है। ठीक है, सॉरी CH में। जो H जुड़ने जा रहा है वो किस में जुड़ने जा रहा है, CH में। तो अब बताइए यहाँ से कंपाउंड क्या बन जाएगा, आपका कंपाउंड बन जाएगा CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद CH2, और आगे इसको अगर आप जोड़ें तो ये BH2 हो जाएगा। ये हमारी क्रिया का, रिएक्शन का ये पहला स्टेप है जो सामने बना, CH3, CH2, CH2, उसके बाद BH2। ऐसे ही फिर से आप एल्कीन लेकर अपनी पूरी रिएक्शन कर सकते हैं, और आपको कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा ट्राई प्रोपाइल बोरेन। अभी तो ये प्रोपाइल बोरेन बना है, आगे अगले स्टेप में ये आपको क्या देगा, प्रोपाइल बोरेन। तो यहां से क्या बात समझ में आ रही है आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा BH3 का पार्ट कहां जुड़ा जाकर, जहां पर H ज्यादा थे। और ये सारी कहानी मार्कोनी काफ के रूल में नहीं आती है बेटा, ये एंटी मार्कोनी काफ के रूल में आती है कि जहां पर H की संख्या ज्यादा होती है वहीं पर ही हमारा जो भी अभिकर्मक होता है वो जाके जुड़ता है। यानी अगर आपको सिमेट्रिकल एल्कीन दी जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी एल्कीन कैसी है, असम्मित एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो ध्यान रखिएगा ये पूरी क्रिया किस नियम से होगी, एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम से, ना कि मार्कोनिकॉफ के नियम से। ठीक है। तो अब देखिए इसका तरीका, इसका पॉइंट क्या निकल के आया। देखिए हमने बताया आपको कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होती हैं उसमें बैलेंसिंग का कोई मतलब नहीं होता है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकता है, देखो जरा, आपको उसने दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और बस एरो के ऊपर बेटा ऐसा लिख दिया उसने B2H6, और ब्रैकेट में लिख दिया 1/2, और यहाँ पे लिख दिया H2O2 ऑब्लिक OH नेगेटिव, और पूछ लिया बताइए क्या बनेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं जेई एग्जामिनेशन में, ठीक है, जेई मेंस में। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि हाफ B2H6 लिखने का मतलब ये BH3 दे रहा है, और H2O2 ऑब्लिक OH नेगेटिव, यानी इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ध्यान सुनो जरा, आपने अभी पढ़ लिया कि हमको ये सारा काम करना होगा एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम से, और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम ये बोलता है कि जो भी आपके पास ऋणात्मक भाग होगा, नेगेटिव पार्ट होगा, ये उस कार्बन के पास जाएगा बेटा जहां पर H परमाणुओं की संख्या ज्यादा होगी, जहां पर नंबर ऑफ H एटम ज्यादा होंगे। तो अगर हम ध्यान दें तो एक तरीके से यहाँ पर वाटर ही ऐड हो रहा है, तभी तो आपको अल्कोहल मिला लास्ट में। तो अब रिएक्शन तो पूरी तरीके से मालूम है कि क्या क्या करना है, हर एक स्टेप करना है, लेकिन अगर हमको डायरेक्ट कंपाउंड बनाना पड़े तो एक तरीके से समझ लो कि हमको एक तरीके से वाटर जोड़ना है उसमें। और वाटर जोड़ने का मतलब कि जो H और OH का नेगेटिव पार्ट होगा ये वहां लगा दिए जहां पर H ज्यादा हो, तो यहां पर CH2 में हमारा OH आ जाएगा और H यहां पर आ जाएगा। तो ये बेटा आपका कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH, जिसका नाम होगा प्रोपिल अल्कोहल, जो फिर से एक टाइप का प्राइमरी अल्कोहल है, यानी 1 डिग्री अल्कोहल है। तो ये ट्रिक है, ये एक तरीका है इस रिएक्शन को करने का। बाकी पूरी रिएक्शन करने के बाद भी अगर आप करोगे तो भी ये कंपाउंड मिलेगा, लेकिन अगर हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन करने की बात आ जाए तो हम सिंपल तरीके से अपना ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है। तो खाली ये पॉइंट जल्दी से नोट कर लेंगे सब बच्चे कि असम्मित एल्कीन में, नोट में लिख लीजिएगा, असम्मित एल्कीन में यह क्रिया, असम्मित एल्कीन में यह क्रिया एंटी मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होती है। इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन दिस रिएक्शन इज डन बाय एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। असम्मित एल्कीन में यह क्रिया
एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम से होती है। ठीक है बेटा, तो आज फिलहाल इतना रखेंगे और डेली पढ़ते रहिए। जो भी कंफ्यूजन हो, किसी भी टाइप की बात दिक्कत आ रही हो किसी भी पॉइंट को लेकर, उसको जरूर